हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट लाइट बुक से 5th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का कुछ झलक देखेंगे। इस चैप्टर में हमें 3 स्टोरीज पढ़ने हैं। सबसे पहला अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के एक बेकर का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। दूसरा स्टोरी में हम कुर्ग, एक प्लेस का नाम है कर्नाटका में, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम, इसके बारे में जिक्र करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से। इसका ऑथर है लूसियो रोड्रिग्स। देखते हैं कि एक बेकर गोवा का कैसा होता है। बेकर मतलब समझते हैं एक ऐसा इंसान जो क्या बनाता हो, ब्रेड बनाता हो। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी पर्सन या फिर प्लेस को आप वर्ड्स के हेल्प से, शब्दों के हेल्प से काफी विविडली डिस्क्राइब करते हैं, विविड डिस्क्रिप्शन देते हैं। इसी को बोला जाता है पेन पोर्ट्रेट। आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है ये पेन पोर्ट्रेट है ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर। गोवान मतलब गोवा में रहने वाला एक विलेज बेकर जो कि ट्रेडिशनल है, जो पुराना जो विलेज बेकर हुआ करता था, उसका पेन पोर्ट्रेट है ये स्टोरी। हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। और ऐसा नहीं कि ये बेकर का जमाना खत्म हो गया, आज के टाइम में भी ये बेकर काफी इंपॉर्टेंट इसका प्लेस है सोसाइटी में। चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या खास है इस बेकर में। देखिए ऑथर बोलते हैं आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। रेमिनिसिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना, और नॉस्टैल्जिकली मतलब काफी फॉन्डली सोचना। तो इसका रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब हो गया थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। समझे, बीते हुए दिनों के बारे में काफी चाव से सोचना, उसको बोलते हैं रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। तो ऑथर बोलते हैं कि हमारे जो एल्डर्स थे, जो बड़े थे, वो काफी आर ऑफन हर्ड, आज के टाइम में भी काफी प्यार से याद करते हैं उन पुराने दिनों को। कब, कौन से दिनों को? जब ओल्ड पोर्चुगीज डेज था, मतलब जब गोवा में पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था, क्योंकि गोवा में पोर्चुगीज लोग राज किए हुए थे। तो जब भारत आजाद भी हो गया तो ऐसा नहीं कि सारा पोर्चुगीज छोड़ के चले गए, वहाँ पे कई सारे लोग पोर्चुगीज लोग थे जो वहाँ पे जमीन खरीद के रह रहे थे। तो जब पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस था गोवा के विलेज में, तब वो दिन काफी अच्छा हुआ करता था, ऐसा एल्डर्स याद करते हैं। उन दिनों का खास बात यह था कि द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, क्योंकि उस समय में ब्रेड का दौर चला हुआ था। होता क्या था देखिए, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। वो लोव्स, वो ब्रेड खाने वाले भले ही चले गए हो, वैनिश यानी गायब हो गए हो। कौन कौन ब्रेड खाते थे? तो पोर्चुगीज लोग। भले ही वो पोर्चुगीज लोग चले गए हो, लेकिन वो लोव्स मतलब ब्रेड बनाने वाले अभी भी है गोवा के सोसाइटी में। ठीक है, वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। अभी भी सोसाइटी में, गोवा के सोसाइटी में, मॉडर्न डे जो विलेज है वहां पे अभी भी आपको मिक्सर्स देखने को मिलेंगे। मिक्सर्स क्या होता है? जो डो को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद मोल्डर्स क्या हो गया? जो इसको आप शेप देंगे, ब्रेड का शेप दे देंगे। और उसके बाद बेकर, जो इसको फर्नेस यानी भट्टी में डाल के इसको सेक देंगे, बेक कर देंगे। ठीक है, तो आज भी गोवान विलेज में ये तीनों लोग मिलेंगे आपको। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। जो फर्नेस, जो भट्टी में ये लोब्स को बेक किया जाता था, जो सेका जाता था, वो भट्टी भले ही एज ओल्ड हो, सदियों पुराना हो, टाइम टेस्टेड है, मतलब इतना समय भी दिया, अभी भी वो भट्टी यूज में है, इसलिए उसको टाइम टेस्टेड फर्नेस कहा गया है। तो वो फर्नेस अभी भी इस गोवा के विलेज के सोसाइटी में है। ठीक है, तो ये चीज क्या दिखा रहा है? ये चीज दिखा रहा है कि द ट्रेडिशन कंटिन्यूज थ्रू जनरेशंस। काफी लंबे समय से ये चीज चला आ रहा है, गोवा के विलेज में ब्रेड का यूज होना। लोग खाते भी थे, और आगे हमें पता चलेगा बहुत सारी चीजों में ब्रेड का यूज होता था। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो 3 वर्ड है यहाँ पे, एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस, ये दर्शाता है लॉन्गिविटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशन। ये जो प्रोफेशन है बेकिंग का, बेकर क्या करता है? बेकिंग करता है, ब्रेड बेक करता है। तो ये प्रोफेशन कितना पुराना है और कितना इंपॉर्टेंट है, ये दर्शाता है ये लाइन। समझे, एग्जाम में यही लाइन देगा और बोले पूछेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एमसीक्यू में आता है। फिर आगे जो भी हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं ना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर गौर कीजिएगा। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। वो भट्टी में जो आग है वो अभी भी बुझा नहीं, अभी भी जल रहा है। तो यहाँ पे सिंबॉलिकली कहा है, आग का मतलब है यहाँ पे वर्क, मतलब ये जो ब्रेड का बेकिंग करने का जो काम है, ब्रेड का बेकिंग करने का जो काम है, वो आज भी चला आ रहा है। मतलब वो भट्टी अभी भी बुझा नहीं है, वो भट्टी जल रहा है, मतलब उसमें ब्रेड बेक किए जा रहे हैं। ठीक है, द थर्ड एंड जिंगल, ये 2 साउंड है ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। 2 टाइप का साउंड है, दोनों पे गौर कीजिएगा। एक है थर्ड, एक है जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। जो बेकर था उसका एक, वो क्या हाथ में एक लट्ठी गोल्ड किया होता था, बांस का छड़ी गोल्ड किया होता था। ठीक है, और इसमें कई सारे वो यहाँ पे झुमके लगा के रखा हुआ था। समझे, तो ये वो क्या करता था, ये मान लीजिए उसका शरीर है, एक हाथ से तो ऊपर में वो बास्केट रखा होता था जिसमें ब्रेड हुआ करते थे, और एक हाथ से वो ये छड़ी पकड़ा हुआ करता था। ठीक है, अभी और कैसे लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये आ गया? 2 तरीका है, क्या तो ये मुंह से बोले, जैसे हम लोग आज का सोसाइटी में आता है कि मछली ले लो, जो भी सब्जी ले लो, वो मुंह से नहीं बोलता था, वो क्या करता था, ये बांस को इस पे धरती पे पटकता था, फ्लोर पे। तो
तो पटकने से जब बांस को पटका जाएगा तो थर्ड का आवाज आएगा ढक ढक, ठीक है। और जिंगल, इसमें तो कि बहुत सारे मोती झालर लगे हुए तो झैंग झैंग का आवाज आता था, ठीक है, झंझन। इससे लोगों को पता चलता था कि एक बेकर आया हुआ है, ठीक है। वही अभी लिखा है द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग, मतलब अनाउंसिंग हिज अराइवल। ये दोनों साउंड अनाउंस करते थे कि एक बेकर जो है वो सुबह सुबह आ गया है। और ये साउंड आज भी गोवा के विलेजेस में सुन सकते हैं आप, ठीक है, सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि ये जो बिजनेस था बेकिंग का, ये पिताजी ने स्टार्ट किया हो, लेकिन पिताजी अभी जिंदा ना हो, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि उसका बेटा ये बिजनेस प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑथर का टोन है, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इस लाइन में ऑथर का टोन क्या है कि हो सकता है पिताजी मर गए हो लेकिन बेटा उस प्रोफेशन को कैरी कर रहा है। तो ऑथर का टोन है होपफुल, क्योंकि आज भी कोई बेकर गोवा के विलेज में ब्रेड बेच रहा है, मतलब जरूर वो ये प्रोफेशन, पिताजी तो जिंदा नहीं होंगे लेकिन उसका बेटा ये प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। द बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बेकर्स को गोवा में पैडर कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बताओ अपना चाइल्डहुड डेज को रिकॉल करते हैं। वो बोलते हैं कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ये इंपॉर्टेंट है कि एक बेकर का रिलेशन कैसा था बच्चों के साथ, खासकर से ऑथर के साथ। तो ऐसे बेकर क्या है, ये डिलीवरी मैन है, ये क्या है, बिजनेसमैन के रूप में आया हुआ है, ट्रेड करने आया हुआ है, ठीक है, ट्रेडमैन की तरह आया हुआ है कि सामान बेचना और निकल जाना है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। एक बेकर इन बच्चों के लिए उनका दोस्त भी था, साथी भी था और गाइड भी था, बहुत चीज सिखाता भी था, ठीक है। He used to come at least twice a day। दिन में कम से कम 2 बार आता था। एक बार सुबह में आता था, सुबह वाले राउंड में जब वो बेचने के लिए निकला होता था, और एक बार शाम को आता था जब उसका पूरा बस्ता ह्यूज बास्केट खाली हो जाए तब, ठीक है। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, वही स्पीड से साउंड, एक तो थर्ड बैम्बू का और जिंगलिंग झंझन का आवाज, ठीक है। यही साउंड सुन के हम नींद से उठते थे सुबह में, और जैसे ही हमारा नींद खुलता था वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। हम दौड़ के जाते थे उनसे मिलने के लिए, उनको ग्रीट गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। वाई वॉज इट सो? ऐसा हम क्यों करते थे? क्या हमें लोफ यानी जो ब्रेड है उससे ज्यादा ही प्यार था? ऐसा बात नहीं है, हमें ब्रेड तो चाहिए ही नहीं थे। वो लोग ब्रेड का लोफ्स कौन खरीदते थे? वो कोई पैस्किन या फिर पैस्टिन खरीदती थी, मतलब घर की जो मेड सर्वेंट थी, जो नौकरानी थी, वो उनका काम था ये लोफ्स खरीद के लाना। तो हमें क्या चाहिए था? तो हमें चाहिए था व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोस ब्रेड बैंगल्स। हमें तो ब्रेड बैंगल्स चाहिए थे, ठीक है, विच वी चूज केयरफुली। हमें तो उससे लगाव था जिसको हम काफी चूज करके लेते थे, मतलब बहुत देख सुन के लेते थे, छांट के लेते थे। समटाइम्स कभी कभी ब्रेड बैंगल्स के अलावा हम क्या भी लेते थे? इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। एक मीठा ब्रेड होता था, काफी स्पेशल तरीके से बनाया गया। हमें ये दोनों चीजों से ज्यादा लगाव था, ठीक है। नॉर्मल ब्रेड तो करके मेड सर्वेंट लिया करती थी। समझे कि नहीं यहाँ तक? ये सब जो अंडरलाइन कर रखे याद रखिएगा। पहला तो रिलेशन, ये बेकर का रिलेशन कैसा था बच्चों के साथ? तो एक फ्रेंड था, कंपेनियन था, गाइड के रूप में बात करता था, ठीक है। कितनी बार आता था? तो दिन में 2 बार। कैसे उठते थे? तो ये जिंगलिंग थर्ड का साउंड सुन के उठते थे। बच्चों को क्या चीज से लगाव था? तो ब्रेड बैंगल्स और स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, ये 2 चीज से लगाव था। लोव्स खरीदने का काम किसका था? जो ब्रेड होता है वो खरीदती थी मेड सर्वेंट, ठीक है। चलिए अगले पैराग्राफ पे मूव करते हैं। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बो स्टाफ। समझ गए? बेकर अपना म्यूजिकल एंट्री करता था, मतलब जब वो आए बहुत सारा आवाज करता था, झैंग झैंग आवाज करता था। कहां से आवाज आता था? वो बैम्बो स्टाफ से, बैम्बो का छड़ी से। खड़ा कैसे था? देखिए, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। समझ गए? एक हाथ से वो सिर पे बास्केट पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से बैम्बो को वो बैंग करता है, जमीन पे पटकता है, तो थर्ड और जैंगलिंग का आवाज आता है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, जो घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला होती है, मतलब जो मेन महिला होती है, उसे वो गुड मॉर्निंग कहता है। और फिर क्या करता है? प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो। वो बैम्बो को जो नीचे रखा रहता है उसी बैम्बो पे वो बास्केट रख देता है और फिर इससे निकाल के ब्रेड देता है सबको, ठीक है। वीक किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ वाइल्ड रिव्यू। हम बच्चों को थोड़ा बड़ा डांट झपट के हटा दिया जाता था क्योंकि हम ज्यादा ही परेशान करते थे। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और ये ब्रेड लोव्स जो थे वो सर्वेंट को दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी हार नहीं मानते थे। हम बच्चे लोग हम क्या करते थे कि हम बेंच पे खड़े हो जाते थे या फिर कोई पैरापेट, कोई वॉल मुंगेर पे खड़े हो जाते थे और फिर झांकते थे उस बास्केट में किसी भी तरीके से। और मुझे याद है, मुझे अब भी याद आ रहा है, जब मैं ये स्टोरी लिख रहा हूँ, ऑथर बोलते हैं कि क्या याद आ रहा है? द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स। वो इतना अच्छा सेंट हुआ करता था वो ब्रेड का, वो सेंट अभी भी मुझे याद आ रहा है। बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए तो लोव्स हुआ करता था और हम बच्चों के लिए वो ब्रेड बैंगल्स हुआ करते थे, ठीक है। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपर्ली। एक बार जब हमें ब्रेड बैंगल्स मिल गया तब तो हमें ना ब्रश करना है ना हमें मुंह धोना है, ठीक है। और हम धोए भी क्यों ब्रश करें इतना? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश? क्योंकि आपको दांत ब्रश करने के लिए उस समय में क्या करना पड़ता था? आम के पेड़ का टहनी तोड़ के दातून करना पड़ता था, ठीक है। कौन इतना कष्ट करे? ऑथर ऐसा बोलते हैं। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल? इतना ब्रश करने की जरूरत भी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज एक्सिट। टाइगर तो कभी भी अपना दांत नहीं ब्रश करता है, तो हम क्यों करें? हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। एक गरम गरम चाय पियेंगे पूरा मुंह साफ हो जाएगा, ऐसा ऑथर बोलते हैं। तो यहाँ पे इनका टोन कैसा है? फनी है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आता है।
दांत ब्रश करना क्या है, एक नेसेसिटी है, लेकिन ऑथर जो है वहां पे इसको फनी तरीके से पेश करते हैं। समझेंगे नहीं? चलिए आगे अब देखेंगे कि ब्रेड का क्या रोल है गोवा के विलेज में। देखिए, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। ये फिर बोला जा रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ब्रेड का। बोला जा रहा है कि आप अगर शादी में कोई गिफ्ट दे रहे हैं, किसी का शादी पड़ा है उसमें आप गिफ्ट देने जा रहे हैं, और उसमें अगर आप स्वीट ब्रेड जिसका नाम है बोल वो अगर नहीं दे रहे हैं गिफ्ट में, तो आपका गिफ्ट मीनिंगलेस है। समझ सकते हैं इतना इंपॉर्टेंस। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक पार्टी हो रहा है, कहीं पे कोई दावत हो रहा है, उस पार्टी का चमक खत्म हो जाएगा अगर उस पार्टी में ब्रेड नहीं हो तो इससे समझ में आ रहा है कि गोवा के विलेज में ब्रेड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और ब्रेड का रोल है मतलब जो बेकर है उनका भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो इस लाइन से समझ में आ रहा है। इतना ही नहीं, और आगे भी और इंस्टेंसेस दिए हुए हैं। देखिए, नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। आप सबसे बयान नहीं कर सकते कि बेकर कितना इंपॉर्टेंट है विलेज में, गोवा के विलेज में। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। अगर बेटी का शादी हो रहा है तो घर की जो मेन महिला है उसको उस ओकेजन पे सैंडविचेस बनाना ही पड़ेगा, मस्ट प्रिपेयर। ठीक है, उसी तरीके से केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल। ये सब फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए केक्स और बोलिनास आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, Thus the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ये सब एग्जांपल से कि एक बेकर का जो भट्टी है, यानी जो बेकर है उसका कितना इंपॉर्टेंस है गोवा के विलेज में। ये सब याद रखिएगा कौन से ओकेजन में कौन सा किस टाइप का ब्रेड चलता है। ठीक है, शादी में सैंडविचेस, फिर क्रिसमस में केक्स एंड बोलिनास, ये सब। मैरिज गिफ्ट में बोल चलता है। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे बेकर का ड्रेस को डिस्क्राइब किया हुआ है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज मतलब जब पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस हुआ करता था इन द पास्ट, तब उस समय एक बेकर या फिर ब्रेड सेलर अजीब टाइप का ड्रेस पहनता था, एक पिकुलियर ड्रेस पहनता था जिसको बोलते थे कबई। ये होता कैसा था? तो इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबा सा फ्रॉक जैसा हुआ करता था। ठीक है, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो लगभग घुटनों तक पहुंचता था। समझे? ऐसा वो ड्रेस पहनते थे कबई। बस इतना याद रखना है आपको कि पास्ट में कबई ड्रेस पहनते थे ये लोग, एक टाइप का फ्रॉक था ये। ठीक है, और अभी के टाइम में, इन ऑथर्स चाइल्डहुड के टाइम में वो ड्रेस कैसा था? तो इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर। शर्ट पैंट पहनते थे, लेकिन खास बात ये था कि विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। ये ट्राउजर, ये जो पैंट का खास बात है कि फुल पैंट से छोटा था और हाफ पैंट से बड़ा था, मतलब घुटनों तक ये पैंट आता था और शर्ट पहनते थे। ये ड्रेस अब था। ठीक है, इवन टुडे आज के टाइम पे भी अगर कोई इंसान ऐसा कपड़ा पहन ले, ऐसा हाफ पैंट पहन ले जो ठीक उसके घुटनों तक हो, तो उसको लोग क्या करके बुलाते हैं? बोलते हैं कि ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। बोलते हैं कि अरे तुम तो पैडर की तरह कपड़ा पहन लिए अगर हाफ पैंट घुटनों तक चला गया तो। ठीक है, फिर अब आइए बेकर का फाइनेंशियल कंडीशन पे। पैसा कितना कमाता था? इतना इंपॉर्टेंस है तो पैसा भी बहुत आता होगा। देखिए, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ। महीना के एंड में वो अपना बिल कलेक्ट करता था। कौन सा घर से कितना रुपया मतलब बाकी है, ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था? द मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो वॉल पे रिकॉर्ड किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। वॉल पे पेंसिल से मंथली बिल रिकॉर्ड किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। ओल्ड डेज यानी पुराने समय में बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। अब इसी बात पे बहुत बवाल होता है। ठीक है, बताएंगे अभी क्या बवाल होता है, मतलब क्वेश्चन आता है। बोला गया कि ओल्ड डेज में बेकिंग काफी प्रॉफिटेबल, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट बनता था इसमें। कैसे पता चलता है ये बात? द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। इस बात से पता चलता है कि इसके परिवार वाले कभी भूखे नहीं सोते थे। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वो बेकर हो गया, उसका परिवार हो गया, तक कि उसके नौकर भी हमेशा खुश और रईस दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक का मतलब प्रेजेंटली फैट बॉडी, खाता पीता परिवार का लगता था वो कोई भी इंसान। ठीक है, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। ये ओपन टेस्टिमनी है, मतलब पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टर और क्वालिटी। ये ओपन प्रूफ है। उनका शरीर देख के कोई बोलेगा कि ये अच्छा खासा कमाता होगा। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू बेकर। और आज के टाइम पे भी अगर किसी इंसान का जैकफ्रूट लाइक कटहल जैसा, कटहल आप देखिए काफी मोटा ताजा मोटा होता है, अगर जैकफ्रूट जैसा अपीयरेंस है तो उसको बोला जाता है कि तुम तो बेकर की तरह दिख रहे हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये छोटा सा स्टोरी एंड होता है, लेकिन अभी आपको बहुत सारा चीज इसमें समझना है। देखिए, ये क्वेश्चन बनता है इस लाइन से। इस लाइन में बोला गया है कि बेकिंग ओल्ड डेज में काफी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। इतना तो समझ गए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बेकिंग प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये कैसे पता लगा है? इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद का ब्रेन यूज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज के टाइम पे बेकिंग इतना प्रॉफिटेबल ना हो। क्यों? ये सब रीजन का वजह से। एक तो कंपटीशन बढ़ गया, कई सारे लोग आ गए हैं, तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा चेंजिंग टेस्ट एंड हैबिट। कई सारे लोगों का स्वाद भी बदल गया है, शौक भी बदल गया है। कई सारे लोग अब ब्रेड खाना पसंद नहीं करेंगे, वो कुछ और खाएंगे, पिज्जा बर्गर ये सब खाएंगे। ठीक है,
तीसरा है राइजिंग कॉस्ट, जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ब्रेड को बनाने के लिए उसका दाम बढ़ते जा रहा है। इस वजह से भी बोल सकते हैं कि जो बेकिंग है वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, दाम खर्चा बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम जाएगा। तो ये 3 रीजन आप दे सकते हैं कि हो सकता है इस वक्त इन 3 रीजन की वजह से बेकिंग उतना प्रॉफिटेबल नहीं है आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम में। आइडियाज, एग्जाम में आपसे ये भी पूछते हैं कि कुछ आइडिया दीजिए कि इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सके, तो आप ये सब आइडिया दे सकते हैं। स्पेशलाइजेशन एंड ब्रांडिंग, बोल सकते हैं कि ब्रेड जो बनाया जाता है कई सारे टाइप का ब्रेड होता है, तो बोले सब टाइप का ब्रेड मत बनाइए, आप एक टाइप का ब्रेड में स्पेशलाइजेशन कीजिए, उसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ब्रांडिंग कीजिए उसका, ताकि लोग नाम से पहचाने इसको। दूसरा ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन का जमाना है, लोग मोबाइल ऐप से ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको कोई ऐप में डलवा दीजिए, वेबसाइट बनवा लीजिए, ताकि इसका डिलीवरी आप हर जगह कर पाए। तीसरा है कोलैबोरेशन विद रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के साथ कोलैबोरेट कीजिए, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट शो कीजिए और उनसे बिकवाइए। ये सब कुछ आइडिया दे सकते हैं कि इससे प्रॉफिट बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ और भी आपके दिमाग में पॉइंट आए तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, कुछ अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जिससे आपको चैप्टर में बहुत सारा जो डेटा है वो याद करने में हेल्प मिलेगा। स्टैटिक नॉलेज जो है, मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज अ मस्ट, मैरिज गिफ्ट में क्या चाहिए आपको बताइए, तो स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, ये चाहिए। पार्टी और फीस्ट में क्या चाहिए, तो ब्रेड चाहिए, इसका आप बताइए। डॉटर्स एंगेजमेंट में क्या चाहिए, सैंडविच। क्रिसमस में क्या चाहिए, केक्स एंड बोलिनास। समझ गए, ये याद करके रखिएगा। फिर व्हाट डिड द बेकर्स वेयर इन द पोर्चुगीज डेज, ओल्ड डेज में क्या पहनते थे, तो कबई पहनते थे। क्या नाम था, कबई था शायद, हाँ कबई। और मॉडर्न डे में, मतलब व्हेन द ऑथर वाज यंग, तब ये बेकर्स क्या पहनते थे, तो शर्ट और ट्राउजर, ठीक है। हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, किसको ऐसा बोला जाता, तो ऐसा हर वो इंसान जो नी तक हाफ पैंट पहने उसको ऐसा ये कमेंट मिलता था। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहां से यहां तक लिख देना है, एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज। इसके अलावा मंथली अकाउंट कहां पे रिकॉर्ड किया जाता था, तो ऑन द वॉल विथ पेंसिल। व्हाट डज जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब क्या है, तो समवन हु इज प्लम्प, जो मोटा हो, वेल राउंडेड हो, गोल मटोल हो, वेल नरिश्ड भी इसको बोल सकते हैं आप, रोबस्ट बिल्ड भी बोल सकते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, तो ऑपोजिट होगा स्किनी या फिर थीन, ठीक है। यहां पे भी कुछ अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है वो बताना है। तो देखिए, द पैडर, पैडर समझ रहे हैं, बेकर को बोल रहे हैं, वॉज एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स, सही बात है। पैडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवान विलेज, ये भी सही बात है। पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्चुगीज, पोर्चुगीज के साथ चले गए, तो ऐसा नहीं है, मेकर्स अभी भी है, बोला गया था स्टोरी में। पैडर्स कंटिन्यू टू वेयर सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये कभी अभी नहीं पहनते, अभी तो शर्ट और ट्राउजर पहनते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 5, ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवा लाइफ इन द ओल्ड डेज, ये सही बात है। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, आज के टाइम में भी ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब ये यहाँ पे हम करेक्ट बोल दिए हैं, क्यों, क्योंकि स्टोरी में बताया क्या था, देखिए हमको क्या बोले, आज के टाइम पे ये कैसा है ये तो स्टोरी में बताया नहीं गया, ये अपना सोच के हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। तो आप इसको प्रॉफिटेबल नहीं भी बता सकते हैं, बता भी सकते हैं। बताने का ये 2 रीजन हम दिए हैं। कंटिन्यू डिमांड, स्टोरी में बोला गया कि इसका डिमांड अभी भी है, मैरिज गिफ्ट ये सब में चाहिए ही, तो इस वजह से बोल सकते हैं आज भी प्रॉफिटेबल है। प्रेजेंस ऑफ बेकर्स, आज भी जब बेकर्स इतने सारे हैं मतलब जरूर प्रॉफिटेबल होगा तभी तो ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला, पैडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स, अभी के टाइम में भूखे मर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, स्टोरी में कुछ बोला नहीं गया ऐसा। फिर आगे ये देखिए, टिक द राइट आंसर, विच इज व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग, टोन पूछा जा रहा है, ये एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड, आज भी सुना जा सकता है, ये कैसा टोन है, नॉस्टैल्जिक की, होपफुल की, सैड। नॉस्टैल्जिक है, आप काफी प्यार से मतलब कुछ याद कर रहे हैं, ये आज भी सुना जा सकता है, कुछ चीज याद कर रहे, सोच ले। मे बी द फादर, ये तो पहले बता चुके, इसका टोन क्या है, होपफुल है। आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज, यहाँ पे देख रहे हैं रिकॉल, याद कर रहे हैं, तो नॉस्टैल्जिक है आप। टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, ये फनी टोन है। केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट, ये मैटर ऑफ फैक्ट, चाहिए ही चाहिए। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, ये एक फैक्ट है, मैटर ऑफ फैक्ट, सच बात है ये, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पे, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, और जितना भी अच्छे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से बनते हैं वो सारा एक जगह कंपाइल करके वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए, वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलेगा कैसे, आप सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिए कि ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लास्ट में ऐड कर दीजिए बाय सीबीएसई गाइडेंस, चैप्टर नेम बाय सीबीएसई गाइडेंस, इस तरीके से सर्च करने से आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा स्टोरी है कुर्ग, इसके ऑथर है लोकेश एब्रोम। देखिए, लिखा है कि कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, कॉफी के बारे में फेमस है ये, मतलब कॉफी बहुत ग्रो किया जाता है यहाँ पे, रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए फेमस है। डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले ये कौन सा प्लेस है इंडिया में, कहाँ पे है ये एग्जैक्टली, तो लिखा है कि 2 शहर है, एक है मैसूर और एक है मैंगलोर, इन दोनों का बीच में लगभग ये कुर्ग जगह पड़ता है।
सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो ये कुर्ग इतना खूबसूरत है कि ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि ये एक पीस ऑफ हेवन है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो कि किंगडम ऑफ गॉड से टूट के ड्रिफ्ट करते हुए नीचे आया है, मतलब बीइंग कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर। ड्रिफ्ट का मतलब हवा में लहराते हुए नीचे आया है धरती पे। तो कुर्ग एक स्वर्ग का टुकड़ा है। तो इसका मतलब ये जो पीस ऑफ हेवन बोला गया है कुर्ग को, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस एक मेटाफर, और इससे पता चलता है कि ये प्लेस काफी ब्यूटीफुल है, काफी सेरीन यानी पीसफुल है, ट्रैंक्विल है। ठीक है, चलिए अगले लाइन में बोलते हैं, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियन मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। यहाँ पे रहने वाले निवासी कौन है? तो यहाँ पे एक पुरुष लोग जो है वो काफी प्राउड, खुद पे गर्व करते हैं, ऑफ मार्शियल मैन। मार्शियल मतलब हैविंग टू डू विथ वॉर, वॉर में लड़ने वाले ऐसे इस टाइप के मैन है यहाँ पे। ठीक है, जो वुमेन है काफी खूबसूरत है, और वाइल्ड क्रिएचर्स भी रहते हैं यहाँ पे, जंगली जानवर सब। और यहाँ पे रोलिंग हिल्स यानी जो पहाड़ है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको बोला जाता है रोलिंग हिल्स की तरह है। ठीक है, आगे कुछ और जाते हैं इसके बारे में। तो कुर्ग और कोडागु दोनों ही नाम से जाना जाता है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अब हमें स्टेट का नाम पता चला कि ये साउथ इंडिया में एक स्टेट है कर्नाटका, तो वहां पे ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, समझ गए। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। स्पाइसेस, कई टाइप के मसाले यहाँ पे पाए जाते हैं, और कॉफी प्लांटेशन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। डेटा वाइज बताया हुआ है कि अगर ये पूरा कुर्ग है तो इसका लगभग 30% हिस्सा ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, और मानसून के टाइम में, बारिश के टाइम पे इतना तेज बारिश होता है कि टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, कई सारे ये टूरिस्ट को दूरी रखता है। टूरिस्ट इस समय में विजिट नहीं करते हैं मानसून के टाइम में। ठीक है, तो टूरिस्ट कब विजिट करते हैं? द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। सितंबर से लेकर मार्च तक ये सीजन ऑफ जॉय है, मतलब यहाँ पे आप इस समय में विजिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय में वेदर परफेक्ट होता है, विद सम शावर्स, थोड़ा बड़ा बारिश होता है, थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, अच्छा खासा अमाउंट में बीच में बारिश होता है। ठीक है, वेदर परफेक्ट रहता है इस समय में। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, और हवा में सुगंध आता है कॉफी का। ठीक है, इनविगोरेटिंग मतलब आपको ताजा कर देने वाला कॉफी का स्मेल आएगा। कॉफी इस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। जो भी प्राइम कॉर्नर जो अच्छा सा जगह है वहां पे ट्री कैनोपी, कैनोपी समझते हैं, ये वाला पार्ट को कैनोपी कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला को। तो इस कैनोपी के नीचे आपको मिलेंगे कॉलोनियल बंगलोज, जो ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पे रहते थे उन्होंने यहाँ पे बंगलो बना रखे, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और कॉफी स्टेट्स भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, बड़े बड़े फार्म जहाँ पे कॉफी ग्रो किए जाते हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिर अगला पैरा है, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब बताना चाह रहा है कि इनके पूर्वज कौन थे, ये लोग कहाँ से आए हैं। ठीक है, बिहारी लोग हैं कि बंगाली लोग हैं कि मरवाड़ी लोग हैं, कौन यहाँ पे रहते हैं कुर्ग में। तो बोला जा रहा है कि ये लोग के जो पूर्वज थे वो हो सकता है कि ग्रीक या फिर अरेबिक थे। कैसे? अब दोनों का प्रूफ दिया हुआ है, पहला ग्रीक का देखेंगे फिर अरेबिक का देखेंगे। और यहाँ पे जो ये अंडरलाइन किया, फियर्सली इंडिपेंडेंट का मतलब है इंटेंसली, फियर्सली का मतलब इंटेंसली विथ पैशन एंड डिटर्मिनेशन, ये इंडिपेंडेंस पे बिलीव करते हैं। ठीक है, अब कैसे पता चल रहा है कि इनका पूर्वज ग्रीक था? तो वो बताया गया यहाँ पे। एक स्टोरी ये है कि जब अलेक्जेंडर का आर्मी साउथ इंडिया में मूव कर रहा था अलोंग द कोस्ट, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ये पेनिनसुलर इंडिया और यहाँ पे गुजरात है और फिर राजस्थान। तो अलेक्जेंडर यहाँ से आया था, तो यहाँ से करते हुए कोस्ट के सहारे, ये कोस्ट के सहारे जब साउथ में मूव कर रहा था तो यहाँ पे पहुंचा कर्नाटका में, इसी जगह पे, एंड सेटल्ड हियर, और यहाँ पे सेटल हो गया। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब वो लोग वापस नहीं लौट पाए तो ये लोग यहीं पे सेटल हो गए, अलेक्जेंडर के आर्मी वाले लोग। ठीक है, तो दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल, और यही लोग लोकल लोगों से शादी कर लिए। एंड देयर कल्चर इज एपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट। और ये इनका जो कल्चर है ग्रीक लोगों का, वो कल्चर अभी देखने को मिलता है इनके मार्शियल ट्रेडिशन में। ये लोग काफी लड़ाकू लोग हैं। ठीक है, लड़ाकू इन सेंस की वॉर में लड़ने को तैयार रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई भी इंसान देखा तो मार दिए, ऐसा नहीं। ठीक है, मार्शियल ट्रेडिशन देखने को मिलता है। मैरिज, शादी में जो ये लोग रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो ठीक ग्रीक की लोगों का कल्चर से मिलता है। फिर रिलीजियस राइट, ये सब भी ग्रीक लोगों से मिलता है। तो एक स्टोरी ये इससे साबित होता है कि ये लोग इनका जो पूर्वज है वो ग्रीक हो गए, लेकिन ये 100% श्योर है कि नहीं मालूम नहीं। ठीक है, फिर एक स्टोरी अरब लोग का भी है, तो हो सकता है कि ये लोग इनके पूर्वज अरब हो। देखिए, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम, मतलब ये सब जो कल्चर है इनका शादी करने का और रिलीजियस राइट का, ये काफी अलग है हिंदू लोगों के कल्चर से। ठीक है, भले ही आप मरवाड़ी हो, बिहारी हो, बंगाली हो, है तो हिंदू, अगर कोई भी हिंदू है तो लगभग कल्चर सबका सेम रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का कल्चर थोड़ा अलग है हिंदू लोगों से, समझे। फिर अगला अरबिक वाले का स्टोरी देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विच विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कोडागुस। हम कौन से प्लेस के बारे में पढ़ रहे हैं? तो आप बोलेंगे कुर्ग। कुर्ग को एक और टर्म से बुलाया जाता है, क्या आप यहाँ पे देखे थे? कोडागु। ठीक है, कोडागु।
तो कोडागु या फिर कुर्ग में रहने वाले लोग को क्या बोलते हैं? कोडावूस। कोडावूस। कभी कभी ये भी स्पेलिंग यूज करते हैं और कभी कभी KODAVAS या फिर ए भी यूज करते हैं, कभी कभी यू भी यूज करते हैं। तो दोनों ही एक ही टर्म है, कोडावूस बोला जाए या फिर कोडावस बोला जाए, दोनों ही का मतलब है पीपल ऑफ कुर्ग। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए अरबिक डिसेंट का सपोर्ट ये है कि ये जो ड्रेस पहनते हैं, ये जो कोडावूस लोग जो ड्रेस पहनते हैं, उनका जो कमर में जो बेल्ट है वो कैसा है देखिए, ये रहा। ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, एक तो एक लंबा सा ब्लैक कोट पहनते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देखे थे, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और एक कमर में बेल्ट भी पहनते हैं जिसमें कढ़ाई किया होता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये जो कोडावूस लोग हैं ये कहीं ना कहीं इनके पूर्वज अरब रहे होंगे, क्योंकि अरब लोग का ड्रेसअप भी ऐसा ही है। अरब लोग इस ड्रेस को बोलते थे कूफिया, और ये कोडावूस लोग इस ड्रेस को बोलते हैं कूपिया। नोन एज कूपिया, इट रिजेंबल्स द कूफिया वर्न बाय अरब्स एंड द कुर्ड्स। समझे? अरब लोग भी ऐसा ड्रेस पहनते हैं। कैसा ड्रेस? लॉन्ग ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। ठीक है, और ये लोग इस ड्रेस को कूपिया बोलते हैं, और जो कुर्द में रहने वाले लोग यानी कोडावूस लोग भी ये इस टाइप का ड्रेस पहनते हैं और वो लोग इसको कूफिया बोलते हैं। तो नाम में भी सिमिलरिटी है, कपड़ा में भी सिमिलरिटी है, तो कहीं ना कहीं इस बात से साबित होता है कि कोडावूस लोग का जो पूर्वज है वो कौन रहे होंगे? अरब रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टोरी चलता है, लेकिन दोनों में से 100% श्योरिटी किसी में नहीं है, तो दोनों स्टोरी आपको मालूम होना चाहिए। अब आगे मूव करते हैं। अगला स्टैंजा पैरा में क्या है? कुर्गी होम्स। कुर्ग में रहने वाले लोगों को कुर्गी भी कहते हैं। तो कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ये भी याद रखिएगा कि ये लोग गेस्ट को काफी पसंद करते हैं, वेलकम करते हैं गेस्ट को। ठीक है, काफी इज्जत से ट्रीट करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। और ये लोग मोर देन विलिंग, काफी इच्छा से, काफी प्राइड लेते हैं अब क्या सुनाने में? टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर, जो बहादुरी का कहानी है ये सुनाने में। ठीक है, कि उनके बेटे ने ये किया, उनके पिताजी ने ये किया, काफी इच्छा से सुनाते हैं किसी भी गेस्ट को। ठीक है, इसमें वो प्राउड महसूस करते हैं। फिर द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जो कुर्ग रेजिमेंट है, अलग अलग रेजिमेंट होता है, तो कुर्ग रेजिमेंट मोस्ट डेकोरेटेड है। इसका मतलब क्या ये लोग काफी सज धज कर रहते होंगे? नहीं, मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब है कि इनको मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स मिला है फॉर ब्रेवरी इन वॉर। ये लोग इतना ब्रेव होते हैं, ठीक है, मार्शल होते हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जिनका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी ही थे। आप इसी से पता लगा सकते हैं। इवन नाउ कोडावूस आर द ओनली, कोडावूस देख रहे, आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज के टाइम में सिर्फ कोडावूस ही ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको बंदूक रखने का आजादी है बिना लाइसेंस के, और किसी को अलाउ नहीं है ये। ठीक है, तो ये सब कुछ बात आपको पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं अगले पे। एक नदी के बारे में बताया हुआ है, नदी का नाम है कावेरी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है साउथ इंडिया का। तो इस कावेरी नदी को भी पानी जो है ना वो कुर्ग के हिल्स और फॉरेस्ट से ही मिलता है। फिर यहाँ पे एक मछली है जिसका नाम है महासीर, एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, वो यहाँ के पानी में काफी ज्यादा पाया जाता है। फिर एक बर्ड है किंगफिशर, वो इन पानियों में मछलियों को कैच करती है, डाइव लगाती है। ठीक है, और फिर आपको स्क्विरल्स, लंगूर्स ये सब भी देखने को मिलेंगे। ये क्या करते हैं? शरारत करते हैं। कैसा शरारत? तो ये लोग आधे खाए हुए फल को पानी में फेंकते हैं ताकि ये लोग स्प्लैश को एंजॉय कर पाए। जो छपाक करके पानी उठेगा उसको देखना है। फिर रिपल इफेक्ट ऑफ द क्लियर वाटर, और पानी में जो वेव की रेट होगा उसको भी देखना है। इसके अलावा एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब इन द रिवर बाय देयर माउथ। माउथ मतलब जो एलिफेंट का टेक केयर करता है वो इसको नहलाता है, तो एलिफेंट इसको काफी एंजॉय करता है। तो ये पूरा पैराग्राफ से वहाँ का नेचुरल ब्यूटी के बारे में पता चलता है। सबसे पहला, इतना बड़ा मछली यहाँ पे पाया जाता है यहाँ के पानी में, इसका मतलब यहाँ पे काफी हेल्दी इकोसिस्टम है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, क्लीन एंड हेल्दी रिवर भी है यहाँ पे, समझ गए। फिर हार्मोनियस इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। यहाँ पे माउथ और एलिफेंट का बात बोला गया था, इससे पता चलता है कि जो ह्यूमंस है और नेचर है, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है काफी बैलेंस के साथ चल रहा है। ऐसा नहीं कि इंसान यहाँ के जंगल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हो गया। और यहाँ पे भी हम लिख रखे थे कोडावूस का मतलब क्या है? इंडिजिनस पीपल ऑफ कुर्ग, जिनको कुर्गीज भी आप कह सकते हैं। अगला पैसेज, इससे बोला है द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो देखिए इस पैसेज में बताया गया है कि यहाँ पे पहुंचने के बाद आप पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप बहुत लेड बैक यानी बहुत सुस्त इंसान भी है ना, जिसको लाइफ का आराम से चाहिए, इतना हड़बड़ी नहीं चाहिए, तो वैसे आप अगर ऐसा टाइप का इंसान है तो अगर आप यहाँ पे चले गए कुर्ग में, तो आप कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। पूरा एनर्जी आ जाएगा, आप में जोश आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुर्ग का ये एबिलिटी है, इस प्लेस का एबिलिटी है टू इग्नाइट अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। आपके अंदर एक एडवेंचर का स्पिरिट जला देगा।
इवन इन दोज हु माइट नॉट सीक इट, भले ही आपको ये सब पसंद ना हो फिर भी आप यहाँ पे जाके आपके अंदर ये जोश आ जाएगा, आप ये सब करने पे मजबूर हो जाएंगे। रिवर राफ्टिंग, आजकल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ये रिवर राफ्टिंग का इमेज है, ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं राफ्टिंग करना। कैनोइंग, ये पतला बोट है, इसको बोलते हैं कैनोइंग करना। रैपलिंग, ठीक है, रैपलिंग का मतलब गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, रस्सी के सारे नीचे उतरना, ठीक है। फिर हो गया उसका उल्टा रॉक क्लाइंबिंग, फिर है माउंटेन बाइकिंग, ये सब आप करने पे यहाँ पे मजबूर हो जाएंगे। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स है, और फिर चलने के लिए भी बहुत सारा रास्ता है, तो जो जिनको ट्रेकर्स पसंद है, ट्रेकिंग करना पसंद है, ट्रेकिंग मतलब काफी लंबे लंबे दूरी तक चलना, पैदल चलना, इसको ट्रेकिंग कहते हैं, तो उसके लिए भी ये काफी अच्छा जगह है, आइडियल जगह है कुर्ग, ठीक है। फिर आगे कुछ और जानवरों के बारे में बात करते हैं, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई, ये सब जब आप ट्रेकिंग करेंगे, जब आप चलेंगे तो ये बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई आपको कंपनी देंगे, ठीक है, आपके साथ साथ चलेंगे। फिर मैकैक्स, मालाबार स्क्विरल, लंगूर और स्लेंडर लॉरिस, ये लोग छिप छिप के आप पे नजर रख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब पेड़ों पे कई छिप छिप के बैठे रहते हैं। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट, ऑथर बोलते हैं कि लेकिन अगर मुझे यहाँ के जंगलों में वाइल्ड एलिफेंट दिख गया तो मैं साइड हट जाऊंगा, इसका मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वाइल्ड एनिमल्स को, ठीक है। फिर अगला पैसेज है, इसमें बोलते हैं द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बताया गया है कुर्ग का। पहला है ब्रह्मगिरी, अगर आप यहाँ पे क्लाइंब करके चले गए, क्लाइंब करने में कष्ट तो होगा, लेकिन अगर आप इस हिल में पहुंच गए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पैनोरामिक व्यू, बहुत वाइड व्यू देखने को मिलेगा ऑफ द इंटायर मिस्टी, वहां पे आपको लगेगा क्लाउड से और क्लाउड में ढका हुआ पूरा पहाड़, आपको ऐसा सीन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा एक और जगह है जिसको बोला जा रहा है रोप ब्रिज, अगर आप इस पे रोप ब्रिज को क्रॉस करके चले गए तो आप कहाँ पहुंचेंगे, 64 एकड़ आइलैंड में पहुंच जाएंगे ऑफ निसर्ग धाम, इस जगह पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे भी कुछ अच्छा चीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप चलते चलते हो सकता है कभी कभी बुद्धिस्ट मॉन्क से मिल जाए, यही बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो कहां से आए हुए हैं, फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट बैलाकूप। ये बैलाकूप, यहाँ पे कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क पाए जाते हैं, तो यहीं से कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क निकल के यहाँ पे कुर्ग में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये दिख गया तो मानिए यहाँ पे ये बोनस है, क्योंकि आप यहाँ पे इनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क भी आपको दिखेंगे, लेकिन अगर आपको ये दिख गए तो आपको ये बोनस है, दिखने का चांस है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये मॉन्क्स लोग लाल रंग का, ऑरेंज रंग का, ऑर्चर मतलब ऑरेंज कलर ही होता है, और येलो इस सब कपड़ा पहने हुए होते हैं, आर अमॉन्ग्स द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। तो ऐसे ही मॉन्क्स के रूप में आपको कई सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, जो ये सरप्राइजेस मानो वेट कर रहे हो कि कोई विजिटर आए यहाँ पे, कोई हमें विजिट करे और हमें डिस्कवर करे और इसका मजा उठाए। ऐसे विजिटर्स जो पूरा इंडिया को डीपली जानना चाहते हो, इंडिया का हार्ट एंड सोल जानना चाहते हो, तो वैसे विजिटर्स को ये कुर्ग प्लेस जरूर विजिट करना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कुर्ग को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है कुर्ग को, तो कुछ रीजन है, क्योंकि यहाँ पे रिच कल्चरल ट्रेडिशन है, काफी रिच है, नेचुरल ब्यूटी भी बहुत ज्यादा है, वॉरियर स्पिरिट ऑफ कोडागुस ये देखने को मिलेगा यहाँ पे, और हॉस्पिटैलिटी भी सब इंडिया का गुण है, ये सब चीज आपको कुर्ग प्लेस में देखने को मिल जाएगा, इसलिए कुर्ग को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। आगे इसी का क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जो भी हम अंडरलाइन कर रखे हैं, जो भी लिख रखे हैं, उस पर गौर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए आप आगे चलते जब पैसा वैसा कमाएंगे, आपके मन में इच्छा हो गया कि चलो कुर्ग घूम के आते हैं कर्नाटका में, तो पहुंचेंगे कैसे? तो देखिए कुर्ग में पहुंचने के लिए आपको मेडिकरी आना पड़ेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट का हेड है, ठीक है, इस जगह पे आना पड़ेगा मेडिकरी। फिर अब यहाँ पे कैसे पहुंचे, तो हवा से एरोप्लेन का सहारे आ सकते हैं, रेलवे से आ सकते हैं, रोड से आ सकते हैं। अगर आपको एरोप्लेन से आना है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बेंगलोर, यहाँ पे आ जाइए या फिर बेंगलोर आ जाइए, और फिर उसके बाद टैक्सी लेके पहुंच जाइए मेडिकरी, ठीक है। उसके बाद अगर रेलवे से आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ये सब दिया हुआ है, मैसूर, मंगलोर, हासन, तो आपका जो भी शहर है वहाँ से यहाँ तक टिकट बुक कीजिए, और फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर मेडिकरी आइए, फिर मेडिकरी से कुर्ग जाएंगे, ठीक है। और अगर बाई रोड आ रहे हैं तो दो रास्ता है रोड से जाने का कुर्ग में, एक तो है बेंगलोर से, अच्छा देयर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर से जाने का 2 रास्ता है, पहले तो आप बेंगलोर पहुंचेंगे, उसके बाद 2 रास्ते से कुर्ग जा सकते हैं, दोनों ही लगभग सेम डिस्टेंस है, 250 किलोमीटर के लगभग है। एक रास्ता जाता है मैसूर होकर और दूसरा रास्ता जाता है नीलमंगल होके। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, बस इतना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नीचे दिया हुआ था कि बेंगलोर से कुर्ग कितना दूरी है, तो 250 किलोमीटर, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ पे है? तो कुर्ग साउथ इंडिया में एक स्टेट है कर्नाटका, वहां पे लोकेटेड है, 2 शहरों के बीच में, मैसूर और बेंगलोर के बीच में, ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ठीक है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाबुस पीपल डिसेंट, इनके पूर्वज कौन रहे होंगे? तो एक तो ग्रीक डिसेंट का स्टोरी है, एक अरबिक डिसेंट का स्टोरी है, ठीक है। मार्क्स पे डिपेंड करेगा, वो पूरा तैयार कर लीजिएगा जो हम लाइन कहते हैं, ब्लैक वाला, रेड वाला।
तीसरा, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के पीपल के बारे में क्या जानते हैं? तो ये फियर्सली इंडिपेंडेंट होते हैं, मार्शियल ट्रेडिशन है, हॉस्पिटैलिटी काफी अच्छा है इनका, ठीक है, ब्यूटीफुल है वुमेन। दूसरा, मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, इनका मेन क्रॉप क्या है? तो ये कॉफी कंट्री बोला गया था पहले, कॉफी फेमस है यहाँ का। द स्पोर्ट्स इट्स ऑफर टू टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए कौन सा स्पोर्ट्स है? तो रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, ये सब अवेलेबल है, ये सब याद रखना है आपको। एनिमल्स कौन सा दिखेगा आपको कुर्ग में? तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई, मैकैक्स, मलाबार स्क्विरल, लंगूर, स्लेंडर लॉरिस, एलिफेंट एटसेट्रा। डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर से कितना दूरी है? तो लगभग 250 किलोमीटर है। चलिए, नीचे 6 सेंटेंसेस दिया हुआ है विद सम वर्ड इन इटैलिक्स, जैसे कि ये सेंटेंस देख रहे हैं आप, इसमें ये पार्ट इटैलिक्स में है। तो क्या करना है आपको? ये पैरा 2, स्टोरी का पैरा 2 आप देखिएगा, वहां से कुछ फ्रेज उठा के इस इटैलिक्स का जगह पे डाल देना है। तो पहले से कर रखें, आप सिर्फ समझ लीजिए। ड्यूरिंग मॉनसून इट रेन्स सो हेवीली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग, इसके जगह पे आप लिख देते हैं कि टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, क्योंकि स्टोरी में ये फ्रेज यूज हुआ है। इससे आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा इंप्रूव होगा। सम पीपल से दैट, इस जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं कि एज वन स्टोरी गोज, कि अलेक्जेंडर आर्मी, ऐसा भी आप फ्रेज यूज कर सकते हैं। कुर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज, ऑलवेज रेडी टू टेल मतलब आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, ये भी बोल सकते हैं आप इसके जगह पे। इवन पीपल हु नॉर्मली लीड एन ईजी एंड स्लो गोइंग लाइफ गेट स्मिटन बाई, इसके जगह पे आप द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू। द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन इज सपोर्टेड बाई, सपोर्टेड बाई की जगह पे ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम, ये फ्रेज भी यूज कर सकते हैं। मैकैक्स, मलाबार स्क्विरल्स ऑब्जर्व यू केयरफुली, मतलब कीप अ वॉचफुल आई ऑन यू, ठीक है, फ्रॉम द ट्री। चलिए, तो ये सब कुछ ऐसा था, ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए अच्छा है। ये सब कुछ फ्रेज आपको पता हो तो आपका लिखने का तरीका इंप्रूव हो सकता है। चलिए, ये सब तैयार कीजिएगा, और इसके अलावा बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो सभी वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, वहां से जाकर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आ जाइए तीसरे स्टोरी पे, जो कि है टी फ्रॉम आसाम। इसके ऑथर है अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। देखिए, इस स्टोरी में 2 लड़के हैं, एक है प्रांजल और दूसरा है राजवीर। दोनों ही दिल्ली के एक स्कूल में स्टडी करते हैं, दोनों क्लासमेट है, ठीक है। प्रांजल जो है वो आसाम से बिलोंग करता है, और प्रांजल के पिताजी एक टी गार्डन को मैनेज करते हैं, मैनेजर है टी गार्डन के। कहाँ पे? आसाम में, अपर आसाम में, ठीक है। तो होता क्या है कि समर वेकेशन का छुट्टी होता है, और प्रांजल राजवीर को इन्वाइट करता है कि चलो इस समर वेकेशन में मेरे घर चलो आसाम में, ठीक है। तो दोनों आसाम जा रहे हैं एक ट्रेन में बैठ के। तो सीन कुछ ऐसा है, ट्रेन के बाहर से आवाज आता है, चाय गरम गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस, एक चाय वाला ऐसे करके आवाज से चाय बेच रहा है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब, ठीक है। विंडो खिड़की के पास आता है, बोलता है कि चाय चाहिए। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल बोलता है 2 कप दे दीजिए, और दोनों दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, दोनों चुस्की लेने लगे चाय का। ऑलमोस्ट उस कंपार्टमेंट में, उस बोगी में जितने लोग भी थे सभी चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। तो राजवीर को काफी अच्छा नॉलेज है। राजवीर वाले ही आसाम से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन राजवीर को चाय के बारे में अच्छा नॉलेज है। वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि डेली लगभग 80 करोड़ कप्स चाय पूरे वर्ल्ड में पिए जाते हैं। तो काफी बड़ा डेटा है ये, ठीक है। तो ये सुन के प्रांजल एक्सक्लेम करता है, वाओ, ठीक है, टी रियली इज वेरी पॉपुलर, समझ गए। द ट्रेन पुट आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन स्टार्ट हो जाता है स्टेशन से। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट वन स्ट्रॉन्ग फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। प्रांजल दोनों का एक्टिविटी बनाया हुआ है। प्रांजल क्या कर रहा है, ट्रेन के अंदर एक डिटेक्टिव बुक को ध्यान से पढ़ रहा है, ठीक है। राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद है, आर्डेंट फैन है वो भी ये सब चीज का, लेकिन फिलहाल एट द मोमेंट क्योंकि वो ट्रेन में है, इसलिए वो ज्यादा प्रीफर करता है कि बाहर का सीनरी दिखा जाए, क्योंकि ये बुक स्टोरीज तो घर में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो राजवीर खिड़की के बाहर देखता है और पाता है कि इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली ही हरियाली दिख रहा है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, आज से पहले इसने अब इतना हरियाली कभी नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू ट्री बुशेस। तो खिड़की के बाहर देखता है तो पहले जो पैडी फील्ड्स, जो राइस के क्रॉप्स दिख रहे थे, वो अब चेंज होकर अब वहाँ पे टी बुशेस दिखने लग जाते हैं, चाय का बागान दिखने लग जाता है, ठीक है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, काफी अच्छा व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, और पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा था कि जो हिल्स थे डेंसली वुडेड थे, मतलब वहाँ पे काफी सारे पेड़ थे। अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, और इस हिल के यहाँ पे आगे में क्या था, टी बुशेस थे, टी प्लांटेशन था, और इतना दूर तक ये फैला हुआ था। एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक नजर जा रहा था वहां तक मतलब टी प्लांटेशन ही दिख रहा था। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. अब ये देखिए, ये समझिए ठीक से। होता क्या है कि टी प्लांटेशन में हम लोग बीच में एक पेड़ लगा देते हैं ताकि ये पेड़ क्या करे, इन सबको छाया दे, ये टी बुशेस को छाया दे। तो ये पेड़ काफी लंबे होते हैं, तो ये मानो ये टी बुशेस को क्या कर रहे हैं, छोटा महसूस करवा रहे हो, तो इसी को बोलते हैं डॉर्फिंग।
दूसरे को नाटा महसूस करवाना। तो डॉर्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, ये जो बड़े प्लांट जो स्टर्डी टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज थे, इनको बोला गया टॉल स्टर्डी मतलब स्ट्रॉन्ग शेड ट्रीज। ये लोग जो टी प्लांट्स थे उनको डॉर्फ कर मतलब छोटा महसूस करवा रहे थे। एंड एमिट्स द ऑर्डरली रोज, और आप देखेंगे चाय बागान में कि रोज बना होता है, एक लाइन बना होता है गली जैसा, ताकि लोग उस पर वॉक कर पाए। उस रोज में आप देख पा रहे थे कि बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर, जो महिलाएं थी जो ठीक एक डॉल की तरह दिख रही थी वो वहां पे काम कर रही थी। ठीक है, चलिए। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, और फिर दूर में उसे एक बहुत ही गंदा सा बिल्डिंग दिखता है। वो बिल्डिंग गंदा इसलिए है क्योंकि उसमें से धुआं निकल रहा है बड़े बड़े चिमनीज से, जरूर कोई फैक्ट्री होगा। ठीक है, तो इतना नेचुरल ब्यूटी में कहाँ से ये गंदगी फैलाने वाला एक बिल्डिंग आ गया, वो यहाँ पे बोला गया है। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, फिर राजवीर को एक टी गार्डन दिखता है, वो देख के काफी एक्साइटेड हो जाता है। प्रांजल जिसका जन्म भी हुआ था इन प्लांटेशन में, वो छोटा सा बड़ा ही हुआ है इन सब जगहों में, वो उतना एक्साइटमेंट नहीं हुआ, वो राजवीर जितना एक्साइटमेंट शेयर नहीं किया। ठीक है, ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ ही सेड, तो जो प्रांजल है वो बोलता है कि हाँ अब यहाँ से टी कंट्री स्टार्ट हो गया, मतलब आसाम स्टार्ट हो गया। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। प्रांजल बोलता है कि आसाम में लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन है पूरे दुनिया में, सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन आसाम में मिलेगा, ऐसा बोलता है। और तुम्हें आगे चल के इतना गार्डन दिखेगा कि तुम जिंदगी भर तक ये याद से जिंदगी काट सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रांजल फाइंड्स द सीनरी कॉमन प्लेस, प्रांजल के लिए ये आम बात था, तो आम बात को क्या बोलते हैं, कॉमन प्लेस, ये वर्ड याद रखिएगा। फिर प्रांजल का यहाँ पे राजीव काफी एक्साइटेड हो रहा है, लेकिन प्रांजल उतना नहीं हो रहा है। प्रांजल यहाँ पे क्या है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, एक्सैस्परेटेड है, ये भी बोल सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि प्रांजल एंटिसिपेट्स राजवीर्स एक्साइटमेंट विल फेड ओवर टाइम, प्रांजल ये उम्मीद लगा आशा करता है कि आगे चल के राजवीर को इतना टी गार्डन दिखेगा कि वो शायद इतना एक्साइटमेंट हर बार फील ना करे। ठीक है, चलिए अब इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, इस लाइन का मीनिंग क्या है, प्रांजल एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मीनिंग दो चीज है, एक तो हाईएस्ट डेंसिटी, कंसंट्रेशन यहाँ पे बोला गया है, मतलब एक जमीन पे कितना आप टी बुशेस ग्रो कर सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन वो काफी ज्यादा है। नॉर्मली जो टी प्लांटेशन होता है वो दार्जिलिंग में भी होता है, ठीक है, और भी साउथ इंडिया में भी होता है, तो वहाँ पे जमीन बड़ा रहेगा लेकिन उतना डेंसली कल्टीवेट नहीं किया जाता है, लेकिन आसाम में काफी डेंसली कल्टीवेट होता है, डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा बात है मोस्ट टी प्लांटेशन इन अ सिंगल लोकेशन, एक ही जमीन में इतना सारा प्लांटेशन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा जितना कि आसाम में देखने को मिलता है। तो यही दो रीजन का वजह से राजवीर ये बोलता है कि लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है प्लांटेशन का। ये लाइन देंगे और बोलेंगे एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको यही दो पॉइंट एक्सप्लेन करना है, वेबसाइट में दे दिए हैं, वहां से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, राजवीर बोलता है कि मैं टी के बारे में जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ के आया हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, मतलब कोई किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि टी का डिस्कवरी कैसे हुआ, लेकिन इसके बारे में कई सारे कहानियां हैं, लीजेंड्स है। तो प्रांजल बोलता है कौन सी कहानियां बताओ मुझे भी। तो राजवीर बोलता है हाँ एक कहानी है चाइनीज एम्पायर के बारे में, जो क्या करता था, हमेशा पानी को बॉयल कर लेता था पीने से पहले। एक दिन क्या हुआ कि फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन क्या हुआ, वो पानी को बॉयल कर रहा था, लेकिन जो लकड़ी सब जला के बॉयल कर रहा था, वो लकड़ी में से एक पत्ता उछल के आया और इसमें गिर गया, और ये पत्ता जब इसमें बॉयल हो गया तो उसको काफी, इसका फ्लेवर काफी डिलीशियस हो गया। ठीक है, तो इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, और बाद में पता चला कि ये जो पत्ते थे वो पत्ते और कुछ नहीं बल्कि टी लीव्स थे। तो टी का डिस्कवरी ऐसे हुआ, तो एक कहानी कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, तो ये सुनकर प्रांजल को बिलीफ नहीं होता है, इसलिए प्रांजल बोलता है टेल मी अनदर, दूसरा बोलो। स्कॉफ्ड, स्कॉफ मतलब एक्सप्रेसेस डिसबिलीफ एंड अपसेट, प्रांजल इससे काफी अपसेट भी हो जाता है और काफी डिसबिलीफ, उसको ये विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई कहानी होगा, इसलिए वो स्कॉफ करता है। याद रखिएगा ये स्कॉफ के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो किस लिए स्कॉफ किया, क्योंकि वो डिसबिलीफ है, बिलीफ नहीं कर रहा है और अपसेट है। अगला दूसरा लीजेंड क्या है, जैसे कि एक इंडियन कहानी भी है टी को लेकर। बोध, एक इंसान थे जिनका नाम है बोधि धर्मा, एक एंशियंट बुद्धिक एसेटिक यानी सन्यासी थे। ठीक है, बुद्धिस्ट सन्यासी। उनको जब वो मेडिटेशन करते थे तो वो काफी नींद आता था। ठीक है, तो वो नींद को भगाने के लिए क्या किए, वो अपने आईलिड्स को काट के आईलिड्स को कट कर दिया और फेंक दिए। फिर जो आईलिड्स उन्होंने कट करके फेंके थे, उसी आईलिड में से 10 टी प्लांट्स ग्रीव, उस वजह 10 टी प्लांट्स ग्रो कर गए। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट वेल पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिड स्लीप, और जब आप इसी प्लांट के लीव्स को गर्म पानी में उबालते हैं और फिर पीते हैं तो इससे आपका नींद भाग जाता है। तो एक स्टोरी ये है जिससे टी का डिस्कवरी हुआ। तो ऐसा बहुत सारा स्टोरी चलता है। और फिर देखिए, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, राजवीर बोलता है कि सबसे पहले टी चाइना में पिया गया ऑलमोस्ट 2700 BC, इस टाइम में। ये BC समझते हैं, जैसे कि अभी बीच में था 0, ठीक है, इसके बाद वाले सालों को AD कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते अभी पहुंच गया है कहाँ तक, 2024 तक।
इससे पीछे वाले सालों को BC कहते हैं। 1, 2, 3 ऐसे करते करते ये कब पीरियड है 2700 BC। ठीक है, तो लगभग 4700 साल पहले टी चाइना में पिया गया था। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय, चीनी, ये सब जो वर्ड है ये चाइनीज से ही आया है। ठीक है, टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। यूरोप में तो चाय रिसेंटली आया है 16th सेंचुरी में, समझे, लगभग 400-500 साल पहले, लगभग 500 साल पहले। लेकिन चाइना में तो ये लगभग 4700 साल पहले ही आ चुका था। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज। लेकिन यूरोप में चाय का इस्तेमाल होता है दवाई के रूप में, एज अ मेडिसिन, ना कि बीवरेज के रूप में। ठीक है, फिर आगे देखिए, द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। ट्रेन धीरे धीरे करके मरियानी जंक्शन पहुंच गई। फिर वहां पे बॉयज लोगों ने अपना कॉन्वॉयज प्रांजल और राजवीर दोनों ने अपना सामान इकट्ठा किया और फिर प्लेटफॉर्म पे बाहर निकल आए। प्रांजल्स पेरेंट वर वेटिंग फॉर देम। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स डेकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल फादर। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि प्रांजल के पिताजी टी गार्डन मैनेज करते हैं, तो उस टी गार्डन का नाम है डेकियाबारी। ठीक है, 1 घंटे बाद जो कार में ये लोग जा रहे थे वो कार शार्पली चेंज डायरेक्शन ऑफ द मेन रोड से डायरेक्शन चेंज कर लेता है और फिर क्रॉस करते हैं लोग कैटल ब्रिज, छोटा सा ब्रिज था उसको क्रॉस करते हैं और एंटर कर जाते हैं डेकियाबारी टी स्टेट में, एक बड़ा फार्म में। ठीक है, तो एक रास्ता होता है, उस रास्ते को बोला जा रहा है ग्रेवल रोड। ठीक है, कच्चा रास्ता है, बालू है और छोटे मोटे पत्थर है। तो इस रास्ते से वो कार गुजर रहा है। ठीक है, तो रास्तों के दोनों साइड ही वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, बहुत बड़ा बड़ा टी प्लांटेशन दिख रहा था। ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट, और सभी टी जो प्लांट थे सबको एक ही हाइट में प्रून यानी कट किया हुआ था, सबका हाइट एक था सभी प्लांट का। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीफ। और कुछ टी प्लकर्स थे जो पत्ते को तोड़ रहे थे, उनका मतलब तरीका क्या होता है कि बैक पे मतलब पीठ पे एक बैम्बू का बास्केट ले लेते हैं। ठीक है, और पत्ता तोड़ के उस बास्केट में डालते जाते हैं, समझे, इस तरीके से वो पत्ता तोड़ रहे थे। प्रांजल's फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर। फिर गाड़ी को थोड़ा स्लो करते ताकि ट्रैक्टर पास हो पाए। उस ट्रैक्टर में लोडेड था टी लीव्स। ठीक है, टू पास। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। तो प्रांजल के पिताजी का नाम था मिस्टर बरुआ। राजवीर उनसे पूछता है कि ये जो पत्ता ले जा रहा है ट्रैक्टर में, ये पक्का ये सेकंड फ्लश है स्प्राउटिंग पीरियड का। होता क्या कि एक टी प्लांट आपने लगाया तो एक बार तो आपने उसका पत्ता तोड़ लिया, ठीक है, फिर दोबारा वो पत्ता देगा, उसको आप कई बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो दोबारा जो हार्वेस्ट करते हैं ना सेकंड फ्लश, उसके बारे में बोल रहे हैं राजवीर, ये कहीं दूसरा हार्वेस्ट तो नहीं है, सेकंड फ्लश तो नहीं है ये, जो कि लास्ट करता है फ्रॉम मई टू जुलाई। और ये जो चाय का पत्ता होता है ये बेस्ट क्वालिटी का होता है जो सेकंड फ्लश में मिलता है। ठीक है, तो इस पे मिस्टर बड़ुआ बोलते हैं कि तुम अब काफी होमवर्क करके आए हो यहाँ आने से पहले। ऐसा होता है कि जब भी हम किसी प्लेस को विजिट करें, थोड़ा पढ़ के जाए उसके बारे में, तो वो प्लेस का जो इंपॉर्टेंस है तब ज्यादा अच्छा समझ में आता है। प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज, बोलते हैं कि तुम काफी होमवर्क करके आए हो, बहुत अच्छे। यस मिस्टर बड़ुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा स्टडी करके आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मुझे और भी कुछ सीखने को मिले जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जब तक हमारा समर वेकेशन है तब तक। ठीक है, तो ऐसे करके ये पूरा स्टोरी एंड हो जाता है।